Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to start with chapter number 1 of class 11th chemistry, that is some basic concepts of chemistry. So अब हम class 10 से class 11th में आ गए हैं, तो chemistry के हमें सबसे पहले basic terms का सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए केमिस्ट्री में 11th क्लास में हमें फर्स्ट चैप्टर गिवन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री की अभी हमारे पास 2 बुक्स हैं, एक में हमें फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ने को मिलेगी एंड दूसरे में हम ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ेंगे. सो इसलिए सबसे पहले अब केमिस्ट्री को एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए. तो इस चैप्टर में हम सारे केमिस्ट्री के छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1. So first is what is chemistry and what is its importance. अब केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमने किस लिए बनाया एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो केमिस्ट्री देखो क्या होता है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर. मतलब कि ये साइंस की एक ब्रांच है. ठीक है, साइंस की ब्रांच है ये, आउट ऑफ विच केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये 3 ब्रांचेस हैं, उसमें से एक हमारी केमिस्ट्री है. सो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्टडीज द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं और इंटरेक्शन पढ़ते हैं मैटर का. सो अब केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट किस लिए है, तो देखो केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. किस लिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मीटिंग ह्यूमन needs for food, health care products and other materials aimed at improving the quality of life. केमिस्ट्री की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड इंप्रूव कर सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं एंड बहुत सारी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों को स्टडी करके हम उनको इंप्रूव कर सकते हैं. इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. केमिकल्स के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो अब सबसे पहले देखो केमिस्ट्री क्या है, इंटरेक्शन ऑफ मैटर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, ये सारी चीजें हमें बताती है. तो अब मैटर क्या होता है, तो मैटर देखो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं. 9th में हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर हमारा था मैटर वाला. ठीक है, सो मैटर क्या होता था, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज नोन एज मैटर. ठीक है, सपोज ये चॉक होल्डर है तो इसका भी कुछ ना कुछ मास है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मींस इट इज आल्सो मैटर. ठीक है, सो मैटर किसका बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कितने स्टेट्स होती है, तो मैटर की स्टेट सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं. अब अगर हम उसकी वॉल्यूम, शेप, फोर्सेस, इन सब के बारे में क्लासीफाई करके अगर देखें तो जो सॉलिड होता है उसकी वॉल्यूम कैसी होती है, कैसी वॉल्यूम होती है, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, राइट. तो लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है, लिक्विड की भी वॉल्यूम, एंड गैस की वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही होती है. शेप की बात करें तो सॉलिड जो होते हैं उसकी शेप बिल्कुल फिक्स्ड होती है. ठीक है, अगर कोई बॉक्स है तो उसकी शेप वही रहेगी. ठीक है, एंड लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड की शेप चेंज होती रहती है, किस पे डिपेंड करती है, कंटेनर पे. जैसे कंटेनर में हम उसको डालेंगे उसी की शेप वो अटेन कर लेगा. नेक्स्ट हमारे पास होते हैं गैसेस. गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट. तो टाइटली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. लिक्विड्स की बात करें तो उसके थोड़े से दूर होते हैं. ठीक है, स्पेसेस थोड़ा गैप ज्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर मॉडरेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. गैसेस की बात करें तो बहुत ज्यादा स्पेस एंड बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं. इट मींस कि गैसेस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं. ओके, नेक्स्ट की अगर बात करें कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होता है कि प्रेशर अप्लाई करना. ठीक है, तो अगर मैं सॉलिड पे प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, उसकी शेप चेंज होना बहुत मुश्किल है. लिक्विड्स को अगर मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो उस केस में भी काफी डिफिकल्ट रहेगा. बट गैसेस जो होती हैं वो इजीली कंप्रेसिबल हो सकती हैं. जैसे कि देखो अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो सीएनजी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, वो भी कंप्रेस करके भरी जाती है उनके अंदर. ठीक है, सीएनजी सिलेंडर्स के अंदर. फिर अगर हम एलपीजी की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वो भी कंप्रेस करके लिक्विफाई करके हम गैस को उसके अंदर फिल करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी होती है एबिलिटी टू फ्लो.
ठीक है, फ्लो करने की एबिलिटी। तो आप मुझे बताइए, क्या सॉलिड्स फ्लो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं? यस, लिक्विड्स कैन फ्लो। गैसेस की बात करें तो गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। तो फ्लूइडिटी जो है लिक्विड गैसेस के पास है, बट सॉलिड के पास नहीं है। रिजिडिटी की बात करें तो रिजिडिटी होता है फिक्स्ड शेप, ठीक है। तो सॉलिड जो होते हैं हमारे रिजिड होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसेस जो होते हैं रिजिड नहीं होते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखो, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो देखो, मोशन किसमें सबसे ज्यादा है? क्या सॉलिड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? नहीं मूव कर सकते। वो क्या करेंगे? ओनली वाइब्रेट करेंगे, राइट। तो इसके बाद अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड के पास अच्छा खासा गैप है, तो वो मूव कर सकते हैं। मूव कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी उनके पास जरूर होगी, ठीक है। फिर गैसेस की बात करें तो इनके पास तो भर भर के बहुत ही लंबा, बहुत ही ज्यादा स्पेस है, ठीक है। तो इसका मतलब इनके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर देखो, सॉलिड को लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्यूजन, या तो मेल्टिंग बोल सकते हैं या फ्यूजन बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर लिक्विड वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग, है ना। वाटर अगर आइस बन रहा है, फ्रीज होके बनता है, ठीक है। सो उसके बाद सॉलिड मेल्ट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, एंड लिक्विड उसके बाद गैस में कैसे कन्वर्ट होता है? बॉयल होने के बाद, वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद, सो वेपराइजेशन। फिर गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है बहुत बार, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिपोजिशन, राइट। फिर अगर मेरे को बैकवर्ड मूव करना हो तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस, जैसे कि ड्राई आइस होती है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये सब हमने 9th क्लास में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। सो अगर आप वापस से डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 9th की वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने वो भी चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप 9th वाली चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सब्लिमेशन हो जाएगा। फिर गैस से मेरे को लिक्विड में जाना है, तो गैस लिक्विड में कैसे जाती है? कंडेंसेशन से, ठीक है, कूल होके जाती है, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलेंगे। लिक्विड वापस से सॉलिड कैसे जाता है? फ्रीजिंग से, ठीक है। सो हमने मैटर देख लिया एंड स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिया, केमिस्ट्री देख लिया, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास नई चीज आती है, डिफरेंट चीज आती है 11th क्लास में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी तक हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे, बट अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है, कि मैटर को कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैटर को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, मिक्सचर्स में एंड प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखो, मैटर को हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, मिक्सचर्स में एंड प्योर सब्सटेंसेस में। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? देखो, मिक्सचर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एंड प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। अब 1 बाय 1 समझते हैं कि ये सब क्या होता है। तो फर्स्ट देखो, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? इट कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक मिक्सचर में आपको 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलेंगे। अगर किसी में एक ही सब्सटेंस है तो उसको मिक्सचर हम नहीं बोलेंगे, है ना। मिक्सचर मीन्स कि 2 या 2 से चीजों को हमने कंबाइन कर रखा है, ठीक है। सो 2 और मोर सब्सटेंसेस होंगे, एंड जिनको हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स बोलेंगे, कि 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, ऐसे करके, ठीक है। एंड इन एनी रेशो, अब मिक्सचर जो होगा ना उसमें फिक्स्ड रेशो में चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिक्स्ड रेशो में होगी तो वो प्रॉपर चीज हो जाएगी, बट मिक्सचर क्या होता है? कैसे भी करके किसी भी रेशो में 2 चीजों को मिक्स कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने आपको 1 ग्राम शुगर दे दी एंड 1 ग्राम सॉल्ट दे दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया? आपने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। सो अब ये क्या बन गया? ये एक मिक्सचर बन गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस देखो, उससे पहले हम मिक्सचर की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो मिक्सचर की 2 क्लासिफिकेशन होती है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर अब क्या होता है? जैसे मिक्सचर की हमने बात कर ली, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करना। अब होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि क्या सेम? क्या सेम चीजों को मिक्स कर रहे हैं? नहीं, देखते हैं। देखो, होमोजीनियस का मतलब होता है कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। अगर मैंने वाटर के अंदर शुगर मिक्स किया, ठीक है, तो मैंने कोई प्रॉपर रेशो में मिक्स नहीं किया और मैंने 2 सब्सटेंसेस को मिक्स किया, इसका मतलब ये एक मिक्सचर तो है, ठीक है, बट ये एक क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है,
ठीक है, होमोजीनियस कैसे, क्योंकि वो कंप्लीटली मिक्स हो गई, शुगर वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म। कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब देखो क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब कि अगर सपोज मैंने वाटर के अंदर शुगर मिक्स करी, ठीक है, फिर मैंने उसके अंदर से 1 स्पून निकाली, ठीक है, फिर मैंने उसको टेस्ट करके देखा, फिर मैंने दूसरी स्पून निकाली, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट स्पून जो मैंने ली उसमें ज़्यादा मीठा था, सेकेंड स्पून में कम मीठा है? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अगर वो प्रॉपरली मिक्स हो गई है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म, हर जगह पर उतना ही सोल्ट एंड उतना ही वाटर का कंटेंट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस, सेम है। ठीक है, हर जगह पे जो कंसंट्रेशन है सेम है। एग्जाम्पल शुगर का एंड एयर। एयर बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एयर जो होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, बट देखो एयर के अंदर हमें पता है क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन होती है एंड ऑक्सीजन कितना होता है, 21%, और जो बच गया 1% वो क्या होती है, अदर गैसेज। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सपोज मैं आपको हरियाणा की गैस जो है फिल करके देती हूँ एंड मैं आपको बोलूँ कि इसमें तो नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा है, फिर मैं आपको केरला से एयर ला के दी तो मैंने इसमें बोला कि इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ की एयर में नाइट्रोजन ज्यादा है, यहाँ की एयर में ऑक्सीजन? तो ऐसा तो कहीं नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी एयर भी क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। हर जगह पे आपको 78% ही नाइट्रोजन मिलेगा, 21% ही ऑक्सीजन मिलेगा। चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से एयर को लेकर के आ रहे हो तो कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा मिक्सचर हो गया, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस में जो कंपोजिशन होती है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती वो। जैसे कि मैं आपको बोलूँ सॉल्ट प्लस शुगर का, मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा अगर बहुत ही अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूं तो पल्सेस और डर्ट। सपोज मैंने आपको ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस का, दाल का मिक्सचर मैंने आपको दे दिया, एक रेड वाली, येलो वाली, ग्रीन वाली, ऐसे करके मैंने आपको मिक्सचर बना के दे दिया। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि 1 स्पून इसमें से निकालो पल्सेस में से, फिर मैंने बोला एक और स्पून निकालो, तो आप देखोगे कि फर्स्ट वाली स्पून में रेड वाली पल्स ज्यादा है, ग्रीन वाली कम है, येलो वाली भी कम है। दूसरे स्पून में आप देखोगे कि उसमें येलो वाली सबसे ज्यादा है, ग्रीन वाली उससे कम है, रेड वाली सबसे कम है। तो इसका मतलब जितनी भी मैं स्पून्स निकालूंगी ना तो हर एक में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ पल्सेस मुझे दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, देखो दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, मतलब कि इनके अंदर रेशो फिक्स्ड होता है। जिस भी सब्सटेंस में रेशो फिक्स्ड हो गया ना तो उसको मैं प्योर सब्सटेंस बोलूंगी। जैसे कि मैंने आपको दिया वाटर, ठीक है, मैंने आपको वाटर दिया, फिर आप सोचोगे कि वाटर को तो ऐसे बोलते हैं कि ये प्योर वाटर है, बट इसके अंदर तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स किए गए हैं, है ना, और 2 और मोर सब्सटेंसेस जब मिक्स होते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो क्या वाटर मिक्सचर है? नहीं, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। तो यही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि प्योर सब्सटेंसेस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। अगर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है ना तो वो एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे H2O में आपको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको हमेशा 2:1 इस रेशियो में ही पानी का रेशियो मिलेगा। ऐसा तो नहीं है मैंने आपको सी वाटर दिया, फिर मैं आपको मिनरल वाटर दिया, RO वाटर दिया, तो सब में यही तो रेशियो है ना वाटर का। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, ग्लूकोज हो गया, इसका फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, तो फिक्स्ड रेशियो है। फिर अगर हम प्योर सब्सटेंसेस को और ज्यादा क्लासिफाई करते हैं तो दो पार्ट से हम करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट अब क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एक एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स मतलब कि एटम या मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो एटम मॉलिक्यूल यानी कि जैसे कॉपर हो गया, कॉपर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कॉपर मीन्स एक ही एटम है, तो वो एलिमेंट हो गया। सोडियम भी एलिमेंट हो गया। बट ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, इसमें 2 एटम हैं लेकिन दोनों सेम हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, तो इसलिए ये क्या किस में आ जाएंगे, एलिमेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये 2 और मोर एटम्स से मिलके बनते हैं। देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं, 2 और मोर एटम्स से मिलके बनते हैं, और एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एटम्स तो थे बट दोनों ऑक्सीजन के थे, सेम थे, बट यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 एटम्स हैं बट अलग हैं,
2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो इसलिए ये एक कंपाउंड हो गया। जब सेम एटम्स होंगे तो एलिमेंट, ठीक है। अब सेम एटम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट सेम होने चाहिए तो एलिमेंट। बट अगर डिफरेंट है जैसे H2O, CO2, NH3, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कंपाउंड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि मिक्सचर क्या होते हैं, फिर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फिर प्योर सब्सटेंसेस के एलिमेंट एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी मैटर की क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। So the next topic is properties of matter. So matter की properties 2 types की होती हैं, physical properties and chemical properties. So physical properties में देखो क्या क्या आता है। Physical properties वो होती हैं which can be measured without changing the composition of substance, मतलब कि substance की हमें कुछ भी composition change ना करनी पड़े और उसके बाद भी वो जो है measure हम उनको कर सकते हैं। For example density, सो डेंसिटी में हमें कुछ भी ऐड या मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम उसको मेजर कर सकते हैं। सेम फॉर वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है हम किसी भी कंपाउंड का एज इट इज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सो केमिकल प्रॉपर्टी होती है द मेजरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज requires a chemical change to occur. So अगर हमें किसी भी मटेरियल की, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर करनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ केमिकल चेंज हमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फ्लेमेबिलिटी चेक करने के लिए, सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए हमें उसमें कुछ मिक्स करना पड़ेगा, एसिडिटी चेक करने के लिए भी हमें उसके अंदर डालकर देखना पड़ेगा, बेसिसिटी एंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो ये सारी चीजें करने के लिए हमें केमिकल चेंज करना पड़ेगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें कुछ भी चेंज नहीं करने की जरूरत है कॉम्पोजिशन में, ठीक है। सो नाउ वी हैव द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज द SI यूनिट। अब SI सिस्टम हमने क्यों स्टार्ट किया, तो देखो किसी भी कंपाउंड का अगर हमें अमाउंट मेजर करनी होती है, लेंथ मेजर करनी है, कुछ भी क्वांटिटी मेजर करनी है, तो उसकी एक SI यूनिट होती है। मींस लाइक अगर मैं किसी भी कंट्री में चली जाऊं तो वहां पे एक पर्टिकुलर SI यूनिट होती है जो कि फॉलो होगी। तो इससे हमें क्या होता है, किसी भी केमिकल के बारे में, उसकी या फिर किसी भी चीज की लेंथ निकालने के लिए, मास निकालने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो इन सब चीजों में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है अगर हम फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री में जाकर रिसर्च कर रहे हैं या हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है तो, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो सारी बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। सो SI यूनिट्स को देख लेते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में, 12th में भी। सो ये एक 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है एक तरह से आपका बेस है, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपका बेस बहुत अच्छे से बन जाएगा। बेस बहुत अच्छे से बन जाएगा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आप सारी बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आगे हमें ये सारी यूनिट्स भी मिलेंगी, क्वांटिटीज भी मिलेंगी, तो आपको ना इनकी SI यूनिट्स लर्न होनी चाहिए। अब देखो SI यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम की मॉडिफिकेशन होती है एंड हैज 7 बेसिक यूनिट। SI यूनिट में हमारे पास ये 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं पर्टेनिंग टू 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक क्वांटिटी। तो ये जो 7 हैं ये हमारी बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। फिर बाकी की जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो हम इन यूनिट की मदद से डिराइव कर सकते हैं, बट ये जो है ये फंडामेंटल है, ठीक है। सो ये हमारी बेसिक यूनिट्स हैं, इनकी मदद से हम दूसरों को डिराइव कर सकते हैं। ये कहीं से भी डिराइव नहीं हुई है, ये बेसिक यूनिट्स है। तो फर्स्ट हमारी हो जाती है लेंथ। लेंथ आप सबको पता है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, मीटर्स होती है, ठीक है। फिर मास की बात करें तो मास की kg होती है। टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा था 10th क्लास में, एम्पियर होती है। टेम्परेचर के लिए 9th क्लास में हमने पढ़ा था केल्विन होती है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस नहीं होती, SI यूनिट होती है केल्विन। मीन्स ये सारी कंट्रीज में, हर जगह पे, पूरे वर्ल्ड में ये यूनिट जो है ये SI यूनिट है, सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह पर, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको कहीं भी दिखेगा ना, तो केमिस्ट्री में हमेशा आपको डिग्री सेल्सियस में तो कभी नहीं मिलेगा टेम्परेचर, हमेशा केल्विन में मिलेगा कि ये रिएक्शन जो है ये 293 केल्विन पे हो रहा है, ये 300 केल्विन पे हो रहा है। तो ऐसे करके न्यूमेरिकल्स में भी आपको टेम्परेचर की ऐसे यूनिट क्या मिलेगी, केल्विन मिलेगी, ठीक है। अब अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हम मेजर करते हैं मोल्स में, कि 2 मोल्स हमें कार्बन के रिएक्ट करवाने हैं, फिर 4 मोल हमें ऑक्सीजन के रिएक्ट करवाने हैं। तो ऐसे करके अमाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम मोल्स में बात करते हैं।
फिर अगर हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी के लिए ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, CD से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारी बेसिक बातें हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। अब नेक्स्ट कुछ और ऐसा यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं, जैसे नैनोमीटर क्या होता है, हेप्टामीटर क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार देख लेते हैं, बिकॉज ये आपको आगे तक फिजिक्स में भी काम आएंगी, केमिस्ट्री में भी एंड मैथमेटिक्स में भी, PCM तीनों में ही आपको ये काम आएंगी, ठीक है। So now we have some more SI units. So these are very much important. ये आपको 11th क्लास में, 12th क्लास में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हर जगह पे काम आएंगी। So देखो 10⁻⁻15 जो होता है वो फेम्टो होता है, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। 10⁻12 होता है पिकोमीटर, 10⁻12, ठीक है। क्या होता है पिकोमीटर, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। 10⁻9 तो सबको पता होगा, नैनोमीटर होता है, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। फिर 10⁻6 होता है माइक्रो, इसको हम ऐसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर 10⁻3 होता है मिलीमीटर जिसको बोलते हैं। 10⁻2 होता है सेंटीमीटर। 10⁻1 होता है डेसीमीटर। 10⁻1 होता है डेकामीटर। 10⁻2 होता है हेक्टो। 10⁻3 किलो। 10⁻6 हो जाएगा मेगा। 10⁻6 क्या था, माइक्रो, और 10⁻6 हो जाएगा मेगा, ठीक है। ये हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। 10⁻9 हो जाएगा गीगा। 10⁻9 क्या था, नैनो। 10⁻9 प्लस का 9 क्या था, गीगा। 10⁻12 इज टेरा एंड 10⁻15 इज पेटा। सो मोस्टली आपके जो इंपॉर्टेंट है वो मेगा तक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की 3 ये मैंने वैसे लिख दिए थे, ठीक है। बट मेन जो आपको लर्न करना है, जो आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट, वो कौन से हैं, फेम्टो से लेकर के मेगा, ठीक है। सो ये हमारी कॉमन यूनिट्स हो गई हैं जो हमें मेजरमेंट्स में आगे जब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो ये चीजें हमें काम आएंगी। अब एक और चीज जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अब देखो क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नंबर दैट आर टू स्मॉल और दैट आर टू लार्ज और टू स्मॉल। तो देखो जो नंबर बहुत ही ज्यादा बड़े हैं एंड जो नंबर बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम एटम्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हमें पता है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। सो ये 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको वैल्यू को पुट कर रखा है। और सपोज अगर हमें बताना हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है या और कुछ इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो 9.1 इंटू 10⁻31, तो वो -31 एंड +23 जो एवोगैड्रो नंबर में है, तो ये होती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो ये किस में यूज होती है, या तो बहुत बड़ी क्वांटिटी को हमें लिखना हो या बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को हमें लिखना हो, ठीक है। जैसे कि सपोज एग्जांपल ये ऐसा नंबर है, ठीक है, तो बार बार हम इसको इतनी सारी जीरोस लिखेंगे या फिर इसमें इतनी सारी जीरोस लिखेंगे तो उससे टाइम वेस्ट होगा और ना ही हमें समझ में आएगा, कैलकुलेशन भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए देखो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसको ना साइंटिफिक नोटेशन हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, उस फॉर्म में लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा होती है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये है तो ये होना चाहिए 5.9। अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, और ये वाली कैसे डिजिट होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। सो अब देखो अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ लगाया है तो एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ होगा, है ना। अगर जो पहले नंबर लिखा था तो मीन्स उसके सबसे लास्ट में होता है पॉइंट। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस साइड मूव कराती हूँ, देखो ये आपके पास मैंने ट्रिक लिखी हुई है, तो अगर जो डेसिमल पॉइंट है अगर वो लेफ्ट की साइड मूव करेगा, ठीक है, अगर वो लेफ्ट की साइड मूव करेगा तो पावर हमें क्या करनी है, +1 ऐड करते जाने हैं, ठीक है। सो देखते हैं ये, अब यहाँ पे देखो ये डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करेगा, सो देखते हैं कितना मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसने कितने प्लेसेस मूव करे हैं, 9 प्लेसेस मूव करे हैं। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। सो हम अब लिख देंगे 5.9 इंटू 10⁻9 तो है, बट प्लस का साइन आएगा या माइनस का, तो अगर लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। सो ये हमारी क्या हो गई, साइंटिफिक नोटेशन हो गई। अब अगर मेरे को इसको लिखना है तो इसमें मुझे डेसिमल को राइट साइड मूव करवाना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो डिजिट काउंट करते हैं, कितना मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, एक के बाद। तो मैंने कितना मूव किया, 10 टाइम्स। तो मैं लिख दूंगी इंटू 10 की पावर 10। अब पावर प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो देखो हमने राइट साइड मूव किया है ना, राइट साइड मूव किया है, तो राइट साइड मूव करने के लिए पावर के आगे आ जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड इसमें पावर्स ऐड होती जाएंगी। तो ये हमारी हो गई साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। सो अब देखो साइंटिफिक नोटेशन को मीन्स नंबर्स को हम इनको ऐड कैसे करेंगे। देखो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आपको फिजिक्स में भी आएगी और केमिस्ट्री में भी आएगी। तो इन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इन जो साइंटिफिक नोटेशंस में जो नंबर हैं उनको ऐड कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सो ये सारी चीजों में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो देखो इनको कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है, सपोज टू बी 0.9 इंटू 10 रेज़्ड पावर -9, ठीक है। मेरे पास ये नंबर है। अब मुझे करना है इन दोनों नंबर्स को ऐड, इन दोनों नंबर्स को मुझे ऐड करना है। तो क्या कैसे ऐड करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, राइट, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये। अब इनको कर देंगे ऐड। ऐसे ही करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। देखो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 10 की जो पावर वाली वैल्यू है ना वो सेम होनी चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी पावर्स को सेम करो। तो कैसे सेम कर सकते हैं, या तो मैं इसको 10 कर लेती हूँ या फिर मैं इसको 9 कर लेती हूँ। तो बताओ क्या करूं। सो मैं करती हूँ ऊपर वाले को -9 बना लेती हूँ, ठीक है। अब देखो -9 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, -10 को -9 बनाने के लिए, -10 को -9 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 में मुझे +1 करना पड़ेगा, है ना। -10 +1 ही तो -9 होगा। सो मुझे इसमें +1 करना है। तो प्लस हम कब करते हैं, देखो प्लस करने के लिए मुझे डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इस डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव कर दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगी और मेरी पावर में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। +1 हो गया तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, -9 बन गया, ठीक है। दोनों मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो सेम हो गई, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के लिए पॉइंट के नीचे मुझे पॉइंट लगाना है, ठीक है। सो अब ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 2 3 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। और इंटू 10 की पावर -9, ये पावर्स ऐड नहीं होंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली पावर्स ऐड नहीं होंगी, सिर्फ हमें आगे वाली टर्म्स को ऐड करना है। सो ये हमारा आंसर आ गया एडिशन के लिए। अब सपोज मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो तो ऐसे ही सेम में क्या करूंगी, जो 10 की पावर्स हैं उनको मैं सेम कर लूंगी, बिल्कुल सेम। उसके बाद मैं आगे वाले नंबर्स को कर दूंगी सब्ट्रैक्ट। ये उल्टा लिखना चाहिए था, ऊपर 0.9 लिखना चाहिए था एंड नीचे मुझे 1 2 3 लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अभी के लिए हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 में से 9 गया तो मेरे पास बच गया 2 एंड 0 में से 0 गया, सो 0, ठीक है, कैरी करने के बाद। मेरा आंसर आ जाएगा ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे हम करते हैं किसी भी डेसिमल वाले डिजिट्स को, साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे ही हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का थोड़ा और इजी मेथड है। देखो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, सपोज मुझे 0.12 को एंड 0.12 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 एंड मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 15, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को मुझे करना है मल्टीप्लाई। मैं कैसे करूंगी, देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0.12 इंटू 0.2, 12 टू का कितना होता है 24 और कितने डिजिट्स छोड़ के पॉइंट आएगा, देखो एक पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो गया, पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर हो गए, 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3। तो मतलब कि 3 डिजिट छोड़ करके मुझे पॉइंट लगाना है, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे थे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 1 डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ पे था। मैंने लगा दिया 3 डिजिट छोड़ करके पॉइंट। अब 10 की पावर्स को कैसे करेंगे, तो देखो ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है। देखो हमने क्या सीखा था कि इफ बेसिस आर सेम, अगर बेसिस जो है वो सेम है, देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है और साइन किसका है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमें क्या करना होता है, देखो इफ बेसिस आर सेम एंड साइन इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन वी हैव टू ऐड द पावर्स, ठीक है। तो हम पावर्स को कर देंगे ऐड,
तो ये हो जाएगा 23 प्लस में 15। सो मेरा आंसर आ जाएगा 0.024 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 प्लस 15 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही सेम हम डिवीजन करेंगे और ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं साइंटिफिक फिगर्स के ऊपर। साइंटिफिक फिगर्स क्या होती हैं, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। तो देखो, एक्यूरेसी तो आप सबको पता है, जैसे कुछ भी, इसका मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। जैसे हम बोलते हैं मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है, मतलब कि जितना आना चाहिए था बिल्कुल डिट्टो वही आया है। सो एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मतलब कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है ना, जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उसके बिल्कुल सेम एग्रीमेंट बिल्कुल सेम आ जाता है या बहुत ही पास में आ जाता है। सपोज इस क्वेश्चन में मेरे पास ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है मेरे पास 2.0। ठीक है, मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दिया था या फिर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट दिया था जिसमें कि आपका जो कंपाउंड है उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 2.0 ग्राम्स। ठीक है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एंड उसमें आपके कंपाउंड को जब आपने वे किया, प्रोडक्ट को वे किया, तो आपका आंसर आना चाहिए था 2.0 ग्राम्स। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिन्होंने दो बार मीन्स 2 सेट लिए रीडिंग्स के एंड उन्होंने 2 वैल्यूज को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, सो अब हमें चेक करना है कि किसकी वैल्यू जो है वो प्रिसाइज आई है एंड किसकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आई है। ठीक है, सो उससे पहले देख लेते हैं कि प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। देखो, वेरियस मेजरमेंट्स यानी कि जैसे इसमें स्टूडेंट्स ने 2 वैल्यूज ली हैं, 2 सेट्स में मेजरमेंट्स ली है, तो दोनों सेट्स में जब क्लोजनेस आ जाती है दोनों सेट की वैल्यूज में, ठीक है, इसका ट्रू वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ट्रू वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमने 2 सेट या 2-3 मेजरमेंट्स ली हैं वो आपस में कितनी क्लोज आ रही हैं। तो अगर वो सारी क्लोज आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वैल्यूज कैसी आ रही हैं, प्रिसाइज आ रही हैं। ठीक है, और अगर जो ट्रू वैल्यू है उसके बिल्कुल आसपास या बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है तो एक्यूरेट है। और अगर जो हमने मेजरमेंट्स ली हैं अगर वो आपस में पास में आ रही हैं, क्लोज आ रही हैं, तो इसका मतलब आंसर हमारा एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है बस। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी। तो देखते हैं इन सब में से, इन चारों स्टूडेंट्स में से सबसे अच्छी रीडिंग, सबसे अच्छी वैल्यूज किसने निकाली है। ठीक है, कौन स्टूडेंट जो है इसमें से उसने एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। तो देखो, फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने क्या किया, फर्स्ट सेट में उसकी मेजरमेंट आई 1.95, दूसरे में उसकी आई 1.93। अब देखो 1.95, 1.93 ये जो ट्रू वैल्यू है उसके तो बिल्कुल भी आसपास नहीं है ना। कितना डिफरेंस है, देखो इसमें 7 का डिफरेंस है, उसमें 5 का डिफरेंस है। देखो डिफरेंस हमारा हो सकता है 1 या 2 का, या तो बिल्कुल ही डिफरेंस ना हो, या 1 का हो, 2 का हो, तब हम उसको कंसीडर करेंगे। बट अगर 5-5 वैल्यूज का डिफरेंस है, 7-7 वैल्यूज का डिफरेंस है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब जो स्टूडेंट ए है ना उसकी वैल्यूज एक्यूरेट नहीं आई हैं, उसने एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, एक्यूरेट वैल्यूज नहीं आई हैं। ठीक है, सो लेकिन देखो ये जो दोनों उसने सेट लिए ना, दोनों जो उसने वैल्यूज मेजर करी वो आपस में बहुत ही क्लोज आ रही हैं, ओनली 2 का गैप है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, प्रिसाइज आई हैं, मींस वो आपस में तो बहुत ही क्लोज हैं, क्लोजनेस है उनके अंदर, बट ट्रू वैल्यू से वो क्लोज नहीं है। सो इसका मतलब स्टूडेंट ए जो है वो प्रिसाइज है अपनी मेजरमेंट्स में। अब अगर स्टूडेंट बी की बात करें तो स्टूडेंट बी ने क्या मेजर किया, 1.94, और दूसरे मेजरमेंट में उसने किया 2.05। अब ये देखो, ये भी ट्रू वैल्यू से 6 कम है, ठीक है, और ये ट्रू वैल्यू से 5 ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और इन दोनों में भी आपस में 9 का डिफरेंस है। तो जो स्टूडेंट बी है ये तो बेचारा बहुत ही गलत है, ना तो इसकी प्रिसाइज आई है ना ही इसकी एक्यूरेट आई है, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छे से इसने एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया। अब अगर स्टूडेंट सी की बात करें तो उसने फर्स्ट वैल्यू को लिखा 2.01, सेकेंड को उसने लिखा 1.99,
तो ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही परफेक्ट इसका आंसर आया है। ठीक है, तो हमारा सी स्टूडेंट जो है वो उसने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी वैल्यू प्रिसाइज भी आ रही है, आपस में भी बहुत क्लोज है एंड ट्रू वैल्यू के भी बहुत क्लोज आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट सी हमारा बेस्ट स्टूडेंट है। उससे पहले स्टूडेंट डी को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट डी ने क्या किया, उसने फर्स्ट वैल्यू जब मेजर करी तो 2.01 आई। ठीक है, सेकंड जब उसने मेजरमेंट करा, दूसरी बार सेम को वेट किया, तो उसने क्या देखा कि 2.05 ग्राम्स आ रहा है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब अब उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है फ्लक्चुएशन आ गई या फिर उसकी रीडिंग्स के अंदर एरर आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली तो उसकी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू के पास में बिल्कुल भी नहीं है। और जो फर्स्ट वाली है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है, मतलब वो एक्यूरेट है, बट सेकेंड वैल्यू जो है ये एक्यूरेट नहीं है और दोनों आपस में भी प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेट ओनली फर्स्ट वाली वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट स्टूडेंट था वो कौन सा था, सी स्टूडेंट। उसकी प्रिसाइज भी आ रही है एंड उसकी एक्यूरेट भी आ रही है। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा स्टूडेंट डी। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे आएगा स्टूडेंट ए एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट बी। सो ये हमने डिस्कस कर लिया यूनिट्स के बारे में, साइंटिफिक नोटेशन एंड एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। अब देखते हैं साइंटिफिक फिगर्स क्या होती हैं। So now the next topic is significant figures. So significant figures वो figures होती हैं केमिस्ट्री में जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेफिनेशन की बात करें, so significant figures is the sum of certain digits and one uncertain digit. तो certain digit जिसकी वैल्यू हमें पता है and uncertain जो कि doubtful digit है, उन दोनों के सम को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो केमिस्ट्री में हम किन किन फिगर्स को सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे उनको देखते हैं। तो सबसे पहले ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगी हमारे पास कैलकुलेशन में या वेइंग करने में, एक्सपेरिमेंट में, कहीं पर भी, तो वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। मींस उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो काउंट होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन 285 सेंटीमीटर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू होंगी सभी क्या है, सिग्निफिकेंट। यहाँ पर देखो 0.25 में जीरो को छोड़ करके कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज जीरोज प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जीरो प्रिसीडिंग मतलब कि पहले, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से जो पहले की है ना वो सारी नॉट सिग्निफिकेंट होती हैं, जैसे कि हमने इस केस में भी देखा था। सो नॉन जीरो डिजिट के आगे जो जीरो है, मतलब कि नॉन जीरो के आगे अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होगी। जैसे 0.33 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 1। 0.0052 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है ना तो वो सिग्निफिकेंट होगी, मींस यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो काउंट होगी। तो यहाँ पर देखो 2.005 के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 4, मतलब जीरो भी काउंट होंगी। ठीक है, अगर नॉन जीरो के बीच में है। अगर नॉन जीरो से आगे है तो नहीं है सिग्निफिकेंट, अगर बीच में है तो सिग्निफिकेंट है। अब देखते हैं लास्ट में क्या सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी। तो देखो काउंटिंग नंबर्स, अब जैसे कि कोई काउंटिंग नंबर है, सपोज मैंने बोल दिया मेरे पास 2 बॉल्स हैं, 20 बॉल्स हैं, ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया, तो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, उसमें इनफाइनाइट होंगी। ठीक है, कितनी होंगी, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि उसको देखो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, या 2.000 पॉइंट लगा के हम जीरो, बहुत सारी जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट के बाद वाली सारी जीरो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। ये हम नीचे वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। अभी जो हमने साइंटिफिक नोटेशन सीखी थी तो उसमें जितने भी नंबर्स लिखे होंगे ना, ऑल आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 4.01 मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, एक नॉन जीरो के बाद पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 4.01 इंटू 10⁻², इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। ठीक है, 10 की पावर हमें नहीं देखनी है, सिर्फ उससे आगे वाला, तो इसमें 3 हो जाएंगी। ठीक है, 8.256 में कितनी हो जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। लास्ट इज जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर। अगर जीरो एंड में है या फिर डेसिमल के राइट साइड पर हैं तो वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 0.200, तो यहाँ पे 1 नहीं 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
देखो ये पॉइंट से आगे वाली, जैसे यहाँ पे पॉइंट से आगे वाली जो है वो काउंट नहीं होंगी, लेकिन पॉइंट के बाद वाली सारी जीरोस काउंट होंगी, ठीक है। तो ये कितनी है, 3 है इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब देखते हैं, बट नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल, लेकिन अगर डेसिमल कहीं भी नहीं है ना तो राइट साइड वाली जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो 100 में कोई भी पॉइंट नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है बस, ठीक है। और अगर 100.0 है तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है पॉइंट के बाद वाली जीरो जो है, पॉइंट से राइट साइड वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है। तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 0.0025, अब यहाँ पे देखो जीरो से आगे पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली 25, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 2। अब इसमें देखते हैं 208, तो यहाँ पे दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है, 3 हो जाएगा इसका आंसर। फिर 5 बोल्स हो गया, पेन हो गया या कोई भी चीज हो गई, तो उसमें मैंने क्या बोला था, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। उसके बाद 126000, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे हमारे पास हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि पीछे वाली जीरो हम काउंट नहीं करते, जैसे यहाँ पे काउंट नहीं करी थी क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं है। अब जैसे ही पॉइंट आ गया है, ठीक है, और जीरो से आगे नॉन जीरो नंबर भी है तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी और आंसर हमारा आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। और सपोज अगर मैं आपको बोलती हूँ 1.23 इंटू 10⁻⁻⁴, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, यस इसमें होंगी 1 2 3, सिर्फ 3 होंगी, 10 की पावर को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो एक और छोटा सा टॉपिक है राउंड ऑफ, कि हमें अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स को राउंड ऑफ करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखो ये बहुत इजी है, अगर जो राइट मोस्ट डिजिट है, मतलब जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करते हैं, हम 1 उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 5 हुई तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो 1.386 है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो मैं लास्ट के 2 नंबर्स देखूंगी, ठीक है। लास्ट का मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है ना, तो मैं इसको डेसिमल से सेकंड वाला प्लेस देखूंगी, ये क्या है, 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। सपोज अब कोई भी जो नंबर राउंड ऑफ करना है वो 5 से छोटा है, ठीक है। अगर वो 5 से छोटा है तो क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सपोज मेरे को 2 तक राउंड ऑफ करना था तो 2 वाला नंबर देखती हूँ तो यहाँ पर 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो 3 का 3 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब सपोज जो डिजिट आ जाए वो 5 आ जाए, तब क्या करेंगे। सो देखो अगर डिजिट 5 आ गई एंड उससे पहले वाली डिजिट इवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मेरे को इसको करना है राउंड ऑफ, तो मैंने देखा ये वाली डिजिट जो है वो ऑलरेडी 5 है, तो 5 है तो मैं क्या देखूंगी, उससे पहले वाला नंबर। अगर उससे पहले वाला नंबर इवन है तो कोई भी चेंज नहीं करना, अगर उससे पहले वाला नंबर ओड है तो हमें फिर से क्या कर देना है, +1 कर देना है, ओके। तो यहाँ पर देखो 5 से पहले वाला नंबर 3 ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए क्या करना है, +1 करना है, ठीक है। +1 कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 6.4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस वाले नंबर में देखूं तो 5 से आगे वाली डिजिट इवन है, तो अगर इवन है तो हमें क्या करना है, नो चेंज, तो हमें कोई चेंज नहीं करना 5 से आगे वाली डिजिट में, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.2, राइट। अब ये वाले 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो देखो 2.74 इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, तो लास्ट वाला नंबर देखो क्या है हमारे पास, 4 मीन्स 5 से छोटा है, 5 से छोटे के लिए क्या करेंगे, नो चेंज, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2.74 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देखो 3.75, अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5 से आगे वाला नंबर देखो ऑड है, ऑड के लिए क्या करना है, +1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.8,
ठीक है। सो ये हमने सारी साइंटिफिक फिगर्स को डिस्कस कर लिया है, साइंटिफिक नोटेशन वगैरह को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ तक ही रखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद लॉज वगैरह, मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हम करेंगे पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। सो टिल देन वेट फॉर पार्ट नंबर 2 एंड आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एंड ऑल्सो इफ you like the video then please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.